15 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने घोषणा की कि आने वाली 16वीं नेशनल असेंबली का चुनाव होने वाला है। इसके लिए 8 फरवरी 2024 इसकी तारीख भी मुकर्रर कर दी। और जैसे ही तारीख मुकर्रर होती है तो पाकिस्तान की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव में जीत हासिल करने के लिए, सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए पुरजोर कोशिश करना शुरू कर दिया। ऐसा बताया जाता है कि इमरान खान की जो पार्टी है वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है पिछली बार के मुकाबले। जैसे पिछली बार अच्छा प्रदर्शन करके वो मैदान में आ गई थी, ठीक वैसे इस बार भी कर सकती है। लेकिन नवाज शरीफ की जो पार्टी है वो भी काफ़ी मेहनत कर रही है, और इसके अलावा बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है वो भी मेहनत कर रही है ताकि चुनाव जीता जा सके और प्रधानमंत्री बना जा सके। लेकिन इसी बीच में ईरान ने पाकिस्तान, उसके बाद फिर सीरिया, उसके बाद फिर इराक, 3 अलग अलग मुल्कों पर एयर स्ट्राइक जैसे ही किया है। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर सवाल खड़े होने लगते हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ये मामला वायरल होने लगता है। खासकर चीन को तो बीच में आना पड़ गया। चीन ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान दोनों भाई भाई हैं, आपस में लड़ना नहीं चाहिए, और इस तरह से लड़ाई करके अपना बेफजूल नुकसान ही होगा, तो इसलिए आप लड़ो मत। कुछ इसी तरह की सीख दे रहा था। पाकिस्तान ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए 18 जनवरी 2024 की सुबह लगभग 4:50 के आसपास ईरान पर एयर स्ट्राइक जैसे ही की है। उसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। आज की इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम से हम यही जानने की, यही बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ईरान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया और पाकिस्तान ने जवाब में हमला क्यों किया, किस बात की लड़ाई है और क्या है मेन मुद्दा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। दरअसल 16 जनवरी 2024 की शाम ईरान ने अपने सीमा से लगभग 500 किलोमीटर दूर एक बलूचिस्तान एक जगह लगती है पाकिस्तान में, उसने पंचबुर एक इलाका है, वहाँ पर एयर स्ट्राइक कर दिया। और एक एयर स्ट्राइक करने के बाद जैसे ही एयर स्ट्राइक होता है तो 2 प्रमुख ठिकाने बनाए गए, और वो प्रमुख ठिकाने थे जैश अल अदल। ये एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जिसका निर्माण साल 2012 में हुआ था। ऐसा ईरान कहता है कि ये जो संगठन है जैश अल अदल, ये ईरान में जाता है। ईरान में जाने के बाद इसके लोग जाते हैं और बेगुनाहों को बेवजह जाकर मारना शुरू कर देते हैं। किसी ना किसी रूप में उन पर गोलियां चलाते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, बमबारी करते हैं, और ये लंबे समय से ऐसे ही चला रहा है। इस बात को लेकर ईरान ने कई बार पाकिस्तान से बातचीत की, और बातचीत करने के बाद इस मसले का, इस मुद्दे का हल निकालने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई बहुत बड़ी रूप में कार्रवाई तो हुई नहीं, और ऐसे ही मिली जुली बातें होती चली जाती हैं। लंबे समय से जब ऐसे चल रहा है, लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, ईरान को नुकसान पहुंच रहा है, ईरान बार बार इस बात को कह रहा है, तो मौका पाते 16 जनवरी 2024 को उसने एयर स्ट्राइक करके और इस आतंकवादी संगठन के 2 प्रमुख ठिकानों पर जैसे ही बमबारी की है, तो वहाँ के जितने भी वो आतंकवादी टाइप के लोग थे वो मारे जाते हैं, ऐसा ईरान दावा कर रहा है। ईरान के इस इलाके की अगर हम बात करें जहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान में जाकर हमला किया है, तो पाकिस्तान का ये बलूचिस्तान एक एरिया है, और एक ऐसा बड़ा रकबा है जहाँ आबादी तो बहुत कम है लेकिन रकबा काफ़ी बड़ा है। आबादी बहुत कम है, और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर सिर्फ कई आतंकवादी संगठन पल रहे हैं, और जो किसी न किसी रूप में ईरान को नुकसान पहुँचाते ही रहते हैं, ऐसा दावा किया जाता है। जैसे ही ये हमला हुआ, हमला होने के बाद अब चारों तरफ ईरान की निंदा भी होने लगती है। कई देश निकल के सामने भी आने लगते हैं। खासकर भारत ने तो ये तक कह दिया कि हर राष्ट्र की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने राष्ट्र की सुरक्षा करे, और इसके लिए सामने अगर आतंकवादी हैं तो उसके लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। खुलकर ये बात भी बोली। ऐसा लगा जैसे क्या भारत ईरान के समर्थन में है, पक्ष में है। और पूरी दुनिया में जब इस बात को लेकर मुद्दा छिड़ने लगा तब बातचीत चल ही रहे थे, और ईरान को लेकर कई देशों ने निंदा करना भी शुरू कर दिया। इसमें ये आरोप लगाया गया पाकिस्तान की तरफ से कि ईरान ने जब हमला किया था तो उन्होंने हमारे 2 बच्चों की हत्या कर दी है, जो ऐसा नहीं करना चाहिए था। जबकि ईरान ये साफ साफ कहता है कि हमने किसी बच्चे की हत्या नहीं की, बल्कि हमने जैश अल अदल का नेस्तानाबूद कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है, पूरी तरह से मिटा दिया है। अब जब ये बात आती है, इधर इस तरह की बातें चल रही थी, और इधर दूसरी तरफ पाकिस्तान चुपके से अपनी तैयारी में जुट जाता है, क्योंकि उसे जवाब देना था। इससे पहले शायद इसने कभी इस तरह का काम किया नहीं है, लेकिन पहली बार 18 जनवरी 2024 की सुबह 4:50 के आसपास
ईरान का जो सरहद है उसके सरहद के पास में सिस्तान एक जगह लगती है जो बलूचिस्तान में है, तो उस पर इसने मिसाइल से हमला किया। और जैसे ही मिसाइल से हमला किया तो उसने कहा कि भाई देखो, ये सरवान शहर के एकदम बिल्कुल करीब होता है। इसका कहना है कि हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। बाकायदा इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री होती हैं ये बताती हैं कि हमने ऐसा क्यों किया है। उनका ये कहना है कि ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान फ्रंट, ये ऐसी दो आतंकवादी संगठन हैं जो ईरान के लिए काम करते हैं, और वो ईरान के आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर आते हैं, आवाम को मारते हैं, लोगों को मारते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और इसी तरह से जो आतंकवाद को ये बढ़ावा दिया जा रहा था। हमने पहले भी कई बार कहा ईरान से कि इस जो संगठन है आपकी बलूचिस्तान लिबरेशन पार्टी और बलूचिस्तान फ्रंट, इनको बंद कर दीजिए, ये सही नहीं है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। जब ऐसी इस तरह की बातें कही गई पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन ईरान ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और उसने भी इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया। उसका ये कहना है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ ये हमेशा ये संगठन एक्टिव रहते हैं और ईरान इस पर कुछ भी नहीं कर रहा है। जब ये बात आती है सोशल मीडिया में, खबर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगती है, फ्लैश होने लगती है। अब हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार पाकिस्तान ने हमला क्यों किया, ईरान ने हमला क्यों किया, जबकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान ने बिना बताए हमला कर दिया और पाकिस्तान ने भी बिना बताए हमला कर दिया है। जबकि दोनों अपने एक दूसरे को भाई बताते हैं, कहते हैं कि हम दोनों भाई हैं, और जब भी आतंकवाद पर बातचीत होती है तो मिलकर ये युद्ध भी करते हैं, एयर स्ट्राइक भी करते हैं। पहली बार एयर स्ट्राइक नहीं हुआ है, इससे पहले भी एयर स्ट्राइक होते रहे हैं, लेकिन दोनों ने मिलकर सहमति के बाद ही एयर स्ट्राइक किए हैं। लेकिन इस तरह से चुपके से बिना बताए जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया गया है, पहले ईरान ने फिर पाकिस्तान ने, तो उस हिसाब से ऐसा लगने लगा कि जैसे क्या अब आने वाले वक्त में शायद युद्ध की स्थिति ना पैदा हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री साफ साफ उल्लेख करते हैं, कहती हैं कि अगर हमारे राष्ट्र को किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आती है तो हम किसी भी हद तक जाएंगे, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। अब जैसे ही इन्होंने एयर स्ट्राइक किया था 18 जनवरी 2024 को, तो ईरान की तरफ से फैसला, ईरान की तरफ से एक बात निकल के सामने आई कि इन्होंने हमारे 9 लोगों को मार दिया है, जिसमें 4 बच्चे हैं और 5 महिलाएं हैं। इन्होंने बेगुनाहों की हत्याएं की हैं इस तरह से एयर स्ट्राइक करके। और जैसे ही ये बात पूरी दुनिया में फैलती है, अब लोग जो दुनिया वाले हैं, जो अलग अलग मुल्क हैं, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार किसकी बात कही जाए, पाकिस्तान की बात कही जाए या फिर ईरान की बात कही जाए। क्योंकि ईरान भी दावा कर रहा है कि ये मेरे यहाँ पर जाकर भी हमला करते हैं, इनके यहाँ आतंकवाद पल रहा है। पाकिस्तान भी ये दावा करता है कि इनके यहाँ पर आतंकवाद पल रहा है और वो मेरे लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, मुझे परेशान करते हैं। लेकिन इसी बीच में हमने कुछ इसमें जानने की कोशिश की, इसके अंदर जाने की कोशिश की, झांकने की कोशिश की कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो पता चलता है कि पिछले दिनों यानी कि 15 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान के जो चुनाव आयोग है, इसने ये घोषणा की थी कि आने वाली 8 फरवरी 2024 को यहाँ पर 16वीं नेशनल असेंबली के चुनाव होने हैं। और इसके लिए जो अलग अलग पार्टियां हैं जो पूरे देश टेबल पर काम करती हैं, तो वो अपना चुनावी तैयारी में जुट जाते हैं और सभी की कोशिश ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सांसद जीतें और जीतने के बाद असेंबली में पहुँचें और वो सरकार बनाएं। और इसके लिए वो अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे थे। इसमें पिछली बार जो सरकार बनती है वो सरकार बनती है पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इमरान खान की पार्टी होती है। लेकिन पता तो है ही आपको कि वहाँ पर सेना की बात ज़्यादा चलती है, इसलिए इमरान खान का तख्ता पलट करने के बाद और उन्होंने अपने हिसाब से सरकार तय कर दी है। लेकिन इस बार ये भी बताया जाता है कि नवाज शरीफ की जो पार्टी है PMLN यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन, जो ये पार्टी है, इस बार इसका भी दबदबा बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। और बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस बार वो भी थोड़ी मजबूत स्थिति में है। लेकिन तीनों ही पार्टियां मजबूत स्थिति में हैं, इसलिए जो पाकिस्तान के जनरल हैं आसिम, तो ये उनकी ये कोशिश रहती है कि इस बार इमरान खान की पार्टी मैदान में ना आ जाए, इसलिए उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात की। जब पाकिस्तान की मीडिया ने जाकर आवाम से बातचीत करने की कोशिश की कि ईरान ने जिस तरह से उन पर एयर स्ट्राइक किया है और जवाब में जब इसका जवाब दिया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो पूरे पाकिस्तान में इस बात को लेकर बड़ी खुशी जाहिर की जा रही है कि हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। यानी कि अब उन्होंने अपने इस कार्यक्रम से, इस ईंट के जवाब पत्थर देने से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो पूरी आवाम है उसको एक तरफ से मोल्ड कर दिया है और वो इमरान खान को इसका शायद फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। ईरान की तरफ से जो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया गया है वो, और पाकिस्तान की तरफ से ईरान पर जो एयर स्ट्राइक किया गया है वो,
ये कहीं राजनीतिक हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि आने वाले असेंबली के चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए कहीं दोनों देशों ने आपस में कोई सहमति बनाकर पब्लिक का रुझान अपनी तरफ करने के लिए कोई चाल तो नहीं चली है। ये तो एक अलग बात है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति भी पैदा हो सकती है। यदि युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो जिस तरह से ईरान ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया है उसके 9 लोग मारे गए हैं जो बेगुनाह थे, बेकसूर थे। और ईरान की तरफ से जब पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया जाता है तो पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि उसके 2 बच्चों को बेवजह मारा गया है। यदि भविष्य में युद्ध होता है तो न जाने कितने ऐसे बेकसूर लोग मारे जाएंगे, जैसे सीरिया में हुआ है, जैसे क्या इजराइल में हुआ है। इस तरह के अलग अलग मुल्कों में जब भी युद्ध होता है तो कई बार आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब ये राजनीति के तहत है या फिर कोई व्यक्तिगत मामले हैं या आतंकवाद ही मुख्य समस्या है, जो भी है, जो भी भविष्य के घर में छिपा है उसकी स्थिति भी साफ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। लेकिन ऐसे में जब सरकार बनती हैं तो उनका कोशिश ये रहती है कि पड़ोसी मुल्कों से अच्छे संबंध होने चाहिए, ताकि आदान प्रदान रहेगा, पैसे का आवागमन रहेगा तो देश तरक्की करेंगे। हम भी यही दुआ करते हैं कि सरकार कोई भी बने लेकिन आपस में संबंध अच्छे ही होने चाहिए। दोस्तों, जाते जाते आज ईशा हैं, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। साथ ही सोहाना के रहने वाले भाभी खटाना हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। मुंबई की रहने वाले हैं दीपक भारती, आज इनका भी जन्मदिन है, इनको भी जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही देव प्रताप सिंह हैं, निखिल कुमार गुप्ता, राहुल यादव, यशपाल सिंह बघेल, मोहम्मद उमर, मुन्ना कुमार, मेहताब आलम, मदन राजपूत, रईस खान, आयशा आफ्ताब, अंकित पटेल, ज़मीर खां, हैदर फारूकी, इमरान, इरफान अंसारी, कुसुम नायक, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।